लेक्चर कर रिकैप लेक्चर है ये। कुछ स्लाइड्स जो रहती हैं उनको भी रिकैप करते हैं, सारे लेक्चर्स को आज रिकैप कर रहे हैं। तो हमने लिंग्विस्टिक और उसकी ब्रांचेस को अभी देखा था लास्ट। अब जो है हम जाएंगे, ओल्ड इंग्लिश की तरफ जाना है गाइड में। नहीं सर, अभी लिंग्विस्टिक्स पे था, इसके बाद आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ओके, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स की तरफ हमें जाना है, ठीक है। चलिए, अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स की तरफ हम जाएंगे। लिंग्विस्टिक का एक और लेक्चर हमने ये किया था कुछ से पहले, जहाँ पर वो ली थी। काइंडली माइक जो है वो ऑफ रखिएगा, माइक। सो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये भी हमने तारिक रहमान की बुक से ली है, आप इसको डिटेल से वहां से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी, पहले तो ये बात हुई कि कैसे जो साइंस का नैरेटिव है, अफ्रीका से इंसान निकला तो उसके ब्रेन में जो म्यूटेशन आई थी, एक इमेजिनेशन उसने गेन की, सोचने की सलाहियत हासिल की, जैसे युval नोह हरारी ने भी अपनी सेपियन में लिखा है। और तो लोगों ने ये हमेशा से सोचा कि जब इंसान अलग होते गए, जैसे सर जोन्स की रिसर्च हमारे सामने आई थी कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो ग्रीक और लैटिन की सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, तो इनकी यकीनन जो मदर लैंग्वेज है वो एक ही थी। तो ये हमेशा सोचा गया कि इंसानों की कोई ना कोई एक पहली लैंग्वेज जरूर थी। और फिर ये अलग कैसे हो गए, इसके ऊपर जो है वो टावर ऑफ बैबल की एक स्टोरी भी है। ये वर्ड लिख लें आप, टावर ऑफ बैबल। ठीक है, ये बाइबल के मुताबिक टावर ऑफ बैबल जो बैबिलोनियन के अंदर का था, कि इंसानों ने बहुत एक बुलंद टावर बनाया ताकि वो आसमानों तक जा सके। खैर उस जमाने का कितना बड़ा वो टावर होगा, आज जो बुर्ज खलीफा है तो बहुत ही बड़ा है मेरे ख्याल में। खैर उन्होंने एक टावर बनाया था अकॉर्डिंग टू मिथ, एक कहानी है, शायद हमारी समझ की कोई चीज़ हो इसके अंदर। उसमें यह था कि गॉड जो है वो नाराज हो गए कि इंसान जो है वो आसमान पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाइबल के मुताबिक उन्होंने क्या किया गॉड ने, कि इन सब की ज़बानें बदल दी। उसका नतीजा क्या निकला कि लोग जो है वो सुबह उठे तो एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि कहा जाता है कि लैंग्वेजेस बनी, मल्टीपल है, पहले एक ही जबान होती थी। और ये रोका गया इंसानों को ताकि वो डिफाई ना कर सकें जो सीक्रेट रूल्स हैं। टावर ऑफ बैबल की स्टोरी मेंशन की है जॉर्ज यूल ने अपनी बुक के अंदर। हाँ, पहली जो लैंग्वेज है उसको कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए हैं, जैसे फिरोहा के टाइम पे फिरोहा रैमसेस ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक बच्चे को लिया, पैदा होने के बाद उसे इंसानों से अलग कर दिया, कोई आवाज उसे ना सुनाई। एक म्यूट शेफर्ड ने उसे पाला, जो बोलता नहीं था, बोलना ही नहीं जानता था, गूंगा बहरा जो था। तो बकरी का दूध पिला के उसे पाला करता था। तो बच्चे बड़े हो गए ना, उसने सिर्फ एक ही आवाज निकाली, जो है वो है बै। ठीक है, जो कि भेड़ बकरियों की आवाज थी, बाकी उसने कोई सुना ही नहीं था। तो उस टाइम पे ये गेस किया जा रहा था कि शायद जो फिरौन या उनके एंसेस्टर की पहली लैंग्वेज थी, उनका ख्याल था कि हो ना हो ये हैब्रियो वगैरह या इस तरह से लोग दावा कर रहे थे कि अगर बच्चे को कोई और जबान ना सिखाई जाए तो नेचुरली वो वही जबान बोलेगा जो पहले से उसके अंदर है या गॉड गिवन है। तो उस बच्चे ने कुछ ना बोला था उस एक्सपेरिमेंट में। और लेटेस्ट उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किंग अकबर ने किया था। इसने भी कुछ बच्चों को म्यूट जो है वो लोगों के यहाँ उसकी परवरिश की, और यहाँ भी दावा किया जा रहा था कि यार वो पहली जबान जो है वो पर्शियन होगी, मे बी अकबर की फैमिली वगैरह की थी। तो या फिर उन्होंने कहा कि अरेबिक होगी जी, लोगों ने ये भी दावा किया। लेकिन बच्चे ने फिर कुछ ना बोला, क्योंकि वो जबान कोई सुनी नहीं थी। तो पता चला कि जब तक हम सुनते नहीं हैं तो वो कोई जबान नहीं बोल सकते। या इस पे जो कंक्लूडिंग रिमार्क ये बनते हैं कि जरूरी नहीं कि पहले एक फुल फ्लेज लैंग्वेज थी जिस तरह की आज हमारे पास है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आज दो दो बाइलिंगुअल होकर कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये जो बड़ी स्किल्स हैं ये तो फ्लुएंट, एक कॉम्प्लेक्स और भरपूर किस्म की एक जबान है मुकम्मल तौर पे हमारे पास। आज जो है ना वो इस तरह से नहीं था स्टार्ट के अंदर। फिर अगर और यानी इसकी कंक्लूजन रिमार्क ये बनते हैं कि शुरू में वो जेस्चर्स होंगे, वो चंद आवाजें होंगी जो आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो करती गई, लेकिन इंसान भी डिवाइड होते गए, दूर इलाकों में फैलते गए। तो मॉडर्न लैंग्वेज की तरह हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो थी। एक थीरीज है, ये सारी थीरीज हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज की ये थीरी है।
बार आर लैंग्वेजेस इक्वल, सवाल ये है कि क्या ज़बानें सारी बराबर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलां ज़बान बड़ी स्वीट है या फलां ज़बान तो बड़ी ज़बरदस्त है, बाकी तो ये तो वल्गर लैंग्वेजेस हैं। जैसे लैटिन टाइम पे कहा जाता था लैटिन एंड वल्गर लैंग्वेजेस, यानी अदर देन लैटिन और वल्गर लैंग्वेजेस, ठीक है। वर्नैकुलर्स वगैरह इस तरह की टर्म्स दी जाती थी, यानी अच्छा नहीं समझा जाता था। और एक मेन लैंग्वेज कहा जाता था, जैसे हैब्रियो वालों ने कहा कि हैब्रियो जो है वो सीक्रेट लैंग्वेज है, बाकी तो बाकियों की तो कोई हालत नहीं है, अच्छी ज़बानें नहीं हैं। तो एक्चुअली जो है ना, लिंक अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट सारी ज़बानें बराबर होती हैं। ये सिर्फ है कि उसकी यूजिबिलिटी होती है कुछ। जैसे हम तारिक रहमान ने लिखा है कि पंजाबी लोग अगर डोमिनेट करते हैं दुनिया के ऊपर और पंजाबियों ने कंप्यूटर बनाया होता तो यकीनन पंजाबी लैंग्वेज जो है उसमें सारा डाटा हमने ले ही आना था और ये यूजफुल भी होनी थी और दुनिया ने इसे अडॉप्ट भी करना। तो कुछ लैंग्वेजेस सूट करती हैं, फंक्शन के एतबार से वो बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर बना दिया गया होता है। तो इनहेरेंटली ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल, सारे कोड्स हैं वो एक ही तरह से वर्क करते हैं। तो पुराने जमाने से लिंग्विस्टिक कहाँ से स्टार्ट हुई, कब इसको साइंटिफिकली या इसके ऊपर रिसर्च का आगाज किया, किसी ने पढ़ने लिखने को समझने का साइंटिफिक तरीके से आगाज किया, उसकी बात करें। टावर ऑफ बैबल वाली तो मिथोलॉजी है सारी। तो टैक्सला में मॉडर्न पाकिस्तान जो है इसके अंदर तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसे कहा करते थे, टैक्सला का पुराना नाम था तक्षशिला। तो टैक्सला यूनिवर्सिटी में पानिनी नाम का एक शख्स होता था, 7वीं सेंचुरी बीसी की बात है। प्लेटो से भी बहुत पहले, जिसने अपनी बुक अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी के अंदर जो है वो संस्कृत ग्रामर को उसने डिफाइन किया और फोनेटिक्स पे काम किया। तो इसे हम कहते हैं द पायनियर ऑफ द फोनेटिक्स। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है इनके बारे में उसने तहकीक की और इतने पुराने टाइम की ये बात है। उसके बाद जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी की कड़ी आगे जाके मिलती है प्लेटो के साथ। प्लेटो की बुक है जी क्रेटाइलिस, नोट कर लें साथ, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्टर जो है वो डायलॉग करते हैं, जैसे कि प्लेटो की अक्सर बुक्स डायलॉग बेस्ड होती है। और कुछ लोगों के यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, एक तहकीक के मुताबिक एक दो आथर हैं, उनके मुताबिक जो है वो मॉडर्न नॉवल जो है ना वो सी प्लेटोनिक मेथड के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो डायलॉग जो होता था दो करेक्टर के दरमियान, तो वो हमेशा आर्गू करता था और दोनों साइड रखी जाती थी इक्वली। तो ऐसे ही इस बुक में भी हुआ। क्रेटाइलस, आल दो इसका टाइटल है, एक करेक्टर क्रेटाइलस है, एक हार्मोजिनीज है। तो हार्मोजिनीज जो है वो कहता है कि लैंग्वेज इज ए सोशल कन्वेंशन, आर्बिट्रेरी कन्वेंशन हैं, यानी सोशल एग्रीड है कि हम ये इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा, जो आज मॉडर्न थ्योरी है। उसके मुकाबले में जो है वो क्रेटाइलस कहता है कि नहीं, ये जो है रिलेशनशिप यानी साउंड और ऑब्जेक्ट के दरमियान एसेंशियल नेचुरल रिलेशनशिप है। तो दो थ्योरीज, एक डिबेट स्टार्ट की प्लेटो ने मीनिंग के एतबार। तो प्लेटो या जो ग्रीक फिलोसफर थे उनका इंटरेस्ट सिमेंटिक में ज्यादा था, सिमेंटिक के अंदर, ठीक है। ग्रामर में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जैसे पानी ने लिया था, या फोनेटिक्स में। वो चाहते थे मतलब क्या है आखिर, तो मीनिंग में उनका इंटरेस्ट था। और मीनिंग दो किस्म के बहस छिड़ गई। एक जो थ्योरी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है, या जिसे आप कहते हैं कि वो कन्वेंशनलिस्ट व्यू है, और एक व्यू बन गया एसेंशियलिस्ट और नेचुरलिस्ट व्यू। तो इसके अपोजिट क्रेटाइलस ने जो व्यू दिया था वो था कि रिलेशनशिप जो है एसेंशियल है, नेचुरल है। तो सोक्रेटिस माउथ पीस है जो प्लेटो को ऐसा लगता है कि वो जो नेचुरलिस्ट व्यू है उसकी तरफ इशारा करता है। एरिस्टोटल की जो बुक है डी इंटरप्रिटेशंस, जैसे आप करें द इंटरप्रिटेशंस हैं, और इसमें भी वो हमें एसेंशियलिस्ट जो है वो व्यू को सपोर्ट करता नजर आता है, एसेंशियलिस्ट व्यू को। और ये हमें पहली बार ऐसा नजर आता है कि एरिस्टोटल प्लेटो को वो डिनाई नहीं करता, उसके अपोजिट थियरी नहीं देता, बल्कि उसकी जो थियरी वहां उसने रखी है उसको सपोर्ट करता नजर आता है। और आगे चल के हम देखेंगे फर्डिनेंड डी सॉशर तक ये कन्वेंशनलिस्ट और नेचुरलिस्टिक जो इशू है ये आगे मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में भी इम्पोर्टेंट है। मिडिल एजेस में लिंग्विस्टिक के ऊपर जो काम हुआ है वो मार्कस वारो का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी बुक है जिसने डी लिंगुआ लैटिना लिखी। डी लिंगुआ लैटिना, लैटिन ग्रामर के ऊपर। अब वापस ग्रामर की तरफ इंटरेस्ट आया और इसने डी लिंगुआ लैटिना में जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट निकाले गए हैं, लैटिन को एक्सप्लेन किया गया, डिस्क्राइब किया गया, बाद में आने वाले सारे ग्रामेरियन ने इस बुक को, यानी सारे से मुराद है काफी हद तक जो डिस्क्रिप्टिव नहीं है बल्कि प्रिस्क्रिप्टिव रूल को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन एक दे दी थी ग्रामर ये होती है। इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का तरीका निकला, जो डी लिंगुआ लैटिना के रूल को दूसरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई इसी पैटर्न के।
तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बुनियाद रखी इस बुक में। इसके बाद अगर हम आगे आए तो 19वीं सेंचुरी में लिंग्विस्टिक का एक नया स्टाइल स्टार्ट होता है। जैसे आपने देखा ना, पहले फोनेटिक्स और ग्रामर, और फिर सिमेंटिक्स की तरफ, फिर वापस ग्रामर की तरफ, और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बल्कि टीचिंग की तरफ भी हो, एएफएल की तरफ भी आ गए एक लिहाज से, तो एफएल बल्कि ये तो नहीं था। सो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक का एक नया टर्म आता है, फिलोलॉजिस्ट पैदा होते हैं, फिलोलॉजी और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स आती है, जिसमें यूरोप जो कि अब उभर रहा था, रेनेसां आ चुका था और कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी, तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जगहों पे लिंग्विस्ट जा रहे थे और डिफरेंट जबानों को कंपेयर कर रहे थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? लैंग्वेज फैमिलीज डिस्कवर में। इनको फिलोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी क्या करते थे, एक जबान और दूसरी जबान के अल्फाजों की। तो फैमिलीज ऑफ द लैंग्वेज जो है ना वो डेवलप हुई। और इसमें खास एक नाम जो है वो सर विलियम जॉन्स का है। ही वाज अ जज इन इंडिया एंड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। He established that Sanskrit is so similar to the Latin and the Greek that it could not be by chance. Three languages must have descended from one common ancestor. ये उन्होंने जो बात की है बहुत बहुत अहम है, और आगे चल के वो आर्यन जो है वो फैमिली बनती है आपके सामने आए। तो अगस्टस शेक्लैकर एक जर्मन स्कॉलर थे, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली ट्री थ्योरी। तो उन्हें पूरी फैमिली ट्री, इसमें और भी बहुत से आथर ने कंट्रीब्यूट किया फाइनली जिस जो शेप है इस वक्त, although उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, अकॉर्डिंग टू व्हिच द लैंग्वेज ऑफ द सेम फैमिली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो जो बड़ी बड़ी फैमिलीज है ना वो ये हैं, दुनिया की सारी जुबानें इनमें ग्रुप्ड हो जाते हैं। कुछ हैं दो तीन ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं अभी भी लिंग्विस्ट को, लेकिन वो भी शायद जल्दी हो जाएंगे ग्रुप्ड। पाकिस्तान में भी एक जबान है जो यहाँ ग्रिप नहीं हो रही है कि कहाँ आएगी, वो शुमाली इलाकों में ना एक जबान बोली जाती है शीना लैंग्वेज। उसका भी एक इशू आ रहा है कि वो स्ट्रक्चर के एतबार से इनमें किसी ग्रुप में फॉल नहीं कर रही। खैर, इंडो यूरोपियन जो एक ग्रुप है, सिमेटिक ग्रुप है। इंडो यूरोपियन में ये पंजाबी, हिंदी, पर्शियन, पश्तो, संस्कृत, इंग्लिश, जर्मन, ये सारी इसी ग्रुप में आती है। हम एक ही एंसेस्ट्रल फैमिली से बिलोंग करते हैं लैंग्वेजेस को अगर स्टडी किया जाए तो। सिमेटिक जो है ना, ये हैब्रू और अरेबिक जो ग्रुप है, ये इसी वजह से ना आपने एक टर्म सुनी होगी एंटी सिमेटिक, तो ये मैं बाद में पूछता हूँ आप ये क्या आती है। आल्टिक एक ग्रुप है, इसी तरह साइनो तिब्बतन ये चाइना के एतबार से, ड्रेविडियन ये साउथ इंडिया जो है सारा, बांतु अफ्रीकन की है। एल्टिक भी मेरे माइंड में नहीं आ रही, नीचे आप देख लेते हैं इसको कौन से ग्रुप में। तो ये जो है प्रोटो इंडियन यूरोपियन का ये सारा आप देख रहे हैं ग्रुप। यहाँ पे इंडो ईरानियन ये इंडिक, और ये हिंदी और उर्दू वगैरह यहाँ फॉल करेंगी। ये ईरानियन का ग्रुप है साथ हमारे। और इंग्लिश आप देख सकते हैं जर्मैनिक से निकलती है। जर्मैनिक ट्राइब आपने पढ़े थे ना, देखो यहाँ दोनों बातें सिमिलर हो जाती हैं, यानी जो पोइट्री में हिस्ट्री है वो भी सिमिलर है, जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस बता रहा है वो भी सिमिलर है, आर्कियोलॉजी भी बताए। जब साइंस सारी साइंसेज एक तरफ इशारा करें तो वो हमारे एविडेंस इसको कहते हैं ना, हिस्ट्री के बारे में एविडेंस। 20वीं सेंचुरी से जी मॉडर्न लिंग्विस्टिक स्टार्ट होती है। अभी तक कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स से जदीद लिंग्विस्टिक आती है जो आजकल आप पढ़ते हैं। और मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहाँ से स्टार्ट हुई, किस बंदे से? फर्डिनेंड डी सॉशर, जो कि पैदा तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में ही हुआ था, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में इसने स्टडी किया था, इसी में अपनी डिग्री ली थी एज ए फिलोलॉजिस्ट एमर्ज हुआ था। लेकिन जब इसने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ और तहकीक, अपनी अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई इसने, अपने नॉलेज को वहाँ इम्प्लीमेंट किया। तो इसकी डेथ के बाद जो इनके दो स्टूडेंट्स ने बुक को कलेक्ट किया और 1916 में पब्लिश करवाया, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक के नाम से। और ये बुक पब्लिश होना थी कि एक नया ईरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है लिंग्विस्टिक के अंदर। मॉडर्न लिंग्विस्टिक यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट हुआ, जो लिटरेरी थियरी फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डरेडा तक आती है, जिसने चीज़ों को समझने में एक नया डायमेंशन दिया, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दिया। और लिंग्विस्टिक के अंदर भी जो है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द लैंग्वेज स्टार्ट होती है। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में क्या क्या नई चीजें देती हैं इन्होंने? लिंग्विस्टिक साइन आर आर्बिट्रेरी बिल्कुल वो जो कॉन्सेप्ट था ना हार्मोनिजीज का, और जो आर्बिट्रेरीनेस की जो थ्योरी क्रेटालिस बुक के अंदर मेंशन की थी प्लेटो ने, आल्दो उसको अपोज करने के लिए रखी थी, लेकिन वो इंट्रोड्यूस बहरहाल प्लेटो ने साथ साथ करवा दी थी। तो लिंग्विस्टिक जो है साइन इन्होंने कहा आर्बिट्रेरी। तो ये पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंट, हम
क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं इसलिए सारा तो नहीं अभी पढ़ना चाहिए हमें। तो साइन और कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉम्बिनेशन है, सिंक्रोनी और डायक्रोनी का कॉन्सेप्ट दिया, हिस्टोरिकल सर्वे करना और प्रेजेंट टाइम में लिंग्विस्टिक को स्टडी करना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी इनका है। उसके अलावा सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक जो है चेन और चॉइस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया था। ये होती है चेन और चॉइस, आप यहाँ देख भी सकते हैं। लैंग और पैरोल का एक कॉन्सेप्ट दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट बाद में साबित हुआ। टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इनसाइड योर हेड, कम्युनिटी की जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है लैंग है, और पैरोल जो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, जिसे बाद में चॉम्स्की ने वो कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का नाम दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है इसी के साथ ही सोशल। तो यहाँ पर हम जो है, शायद इसमें ज्यादा हमारा टाइम ना लग गया हो, मुझे आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था जी? हाँ जी, कौन गाइड कर रहे हैं मुझे साथ साथ? सर एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन पीरियड हमने पढ़ा है जी, एक सेकंड, मुझे लगता है इसको ढूंढना पड़ेगा। एंग्लो सेक्शन पीरियड कहाँ है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो एंग्लो सेक्शन, ये आ गया जी। एंग्लो सेक्शन एज हमारे सामने आ जाती है, इसके बाद हमने पढ़े थे, तो इसको हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। लगता है स्पीड थोड़ी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एंग्लो सेक्शन आर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड 410 to 1066 रफली यहाँ पे, और एंडिंग तो इसकी श्योर है, स्टार्टिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डिफरेंट हिस्टोरियन डिफरेंट डेट यहाँ पे आपको देंगे। तो अर्ली इंग्लिश लिटरेचर है, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर हम स्टार्ट किया था। तो एंग्लो सैक्सन्स कौन है? एंगल्स और सैक्सन्स में दो ट्राइब हैं, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड जो ब्रिटेन है का एरिया है, इसको आइलैंड को ऑक्युपाई किया। ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे जो यहाँ से आए, जो आप जो पोएम है आगे देखेंगे बेओवल्फ, उसमें भी रेफरेंस मिलता है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं एंगल्स, जूट्स और सैक्सन्स जो हैं और डिफरेंट और कबाइल जो हैं यहाँ से अटैक करते हैं इन एरियाज की तरफ, जो आज का मॉडर्न इंग्लैंड है। तो इन ट्राइब्स ने जो है वो ऑक्युपाई किया ब्रिटेन के एरिया को, किन के बाद? रोमन के बाद, क्योंकि रोमन जो है ऑक्यूपेशन जो है वो 43 to 410 तक चलती है, और 410 के बाद जो है वो आपको पता है रोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाती है वेस्टर्न, तो रोमन का तो टाइम ही खत्म हो जाता है, और ये आइलैंड फिर किसके कब्जे में आ जाता है? एंग्लो सैक्सन्स के। और इसी वजह से ये एंगल, बाद में एंगल किंग जो है वो ज्यादा डोमिनेट रहे होंगे, यस, तो एंग्ले लैंड और इंग्लैंड मॉडर्न वहां से निकलता है। तो इनकी जो पोइट्री कैसी थी? हीरोज थे, फीस्ट, बैटल्स, गॉड्स, एंसेस्टर के बारे में इनकी पोइट्री है जी। और हमने ये देखा कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री में फ्रेगमेंट्स में पोइट्री मिलती है, जैसे विटसेथ है, वाल्टेयर है, द नाइट एट फिंसबर्ग और कंप्लेंट ऑफ डर। तो कुछ हमने फ्रेगमेंट्स का जिक्र किया। उसके बाद जो एक पोएम मिलती है जबरदस्त किस्म की, वो बेवुल्फ है, जो याद रखने वाली चीज है। बेवुल्फ कौन है? एक हिस्टोरिकल करेक्टर है, ये करेक्टर क्रिएट किया गया होगा, जो कुछ भी है, एक इस बुक की एक हिस्टोरिकल अहमियत है। और इसमें हमें पता चलता है कि इंग्लिश रेस जो है वो उनके एंसेस्टर्स के बारे में काफी डिटेल मिलती है। द क्रिश्चियनाइजेशन होती है, ये पैगन टाइम था, और पैगन टाइम की पोएम्स के बाद क्रिश्चियनाइज हो जाते हैं सारा जो है इंग्लैंड है, ये ग्रेजुअली होना शुरू हो जाता है, वहाँ पढ़े लिखे लोग जो क्रिश्चियन ही होते हैं, तो वो फिर क्रिश्चियन किस्म की एक पोइट्री स्टार्ट करते हैं, रिलीजियस उनके थीम होंगे। और द टू इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड वर कैडमोन एंड साइनवॉल्फ। तो कैडमोन में भी बिल्कुल वही, जैसे रिलीजन के थीम है, फेट ऑफ द मैन है, क्रिश्चियन, फॉल ऑफ रिडेम्पशन, लास्ट जजमेंट, इस तरह की पोइट्री की है। और ड्रीम ऑफ द ड्रूड एक पोइम भी उस जमाने में फेमस थी, आल्दो इसके राइटर के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। साइन वुल्फ ने क्राइस्ट लिखी, और ये भी रिलीजन का एक थीम है। कैडमोन का कहते हैं कि असर काफी जो है ना वो असर हुआ मिल्टन के ऊपर, बाद में जो उन्होंने उनके, आप पैराडाइज लॉस्ट देखते हैं तो वो भी फेट ऑफ मैन और क्रिश्चियन और रिडेम्पशन और जजमेंट की थीम की तरफ है। तो ये हम देख सकते हैं कि ओवरऑल इनकी पोइट्री कैसी थी। आल्दो रिलीजन की तरफ वो टर्न ले चुके थे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इनका वही पुराना हमें नजर आता है, ओल्डर ट्रेंड इनके अंदर, जैसे
विंड एंड द स्टॉर्म और नेचर और पैशन और मूड, मेलनकली, फियर्स, एंडोरेंस, फिडेलिटी, इस तरह के थीम और टॉपिक हमें मिलते हैं एंग्लो सैक्सन पोइट्री के। इंग्लिश प्रोज भी वहां से स्टार्ट हुई, आल्दो ड्रामा वगैरह नहीं हुआ था। प्रोज का जो खास तौर पे ताल्लुक है वो क्रॉनिकल्स वगैरह, हिस्ट्री लिखी गई, ठीक है। अल्फ्रेड्स जो है वो ट्रांसलेशन लैटिन से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हिस्ट्री के क्रॉनिकल्स वगैरह लिखे। तो द टू ग्रेट पायनियर्स ऑफ द इंग्लिश प्रोज अगर हम कहें तो वो बनेंगे अल्फ्रेड द ग्रेट, द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसिक्स, who translated a number of the Latin chronicles in English, and Alfred, a priest who wrote sermons in a sort of the poetic prose. तो एल्फ्रिक ने सरमन लिखे, जो एक प्रीस्ट थे, तो वो प्रोज के एक सैंपल के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और एल्फ्रेड जो ग्रेट, जो खुद एक किंग थे, कितने पढ़े लिखे किंग थे, खुद हिस्ट्री भी लिखी, ट्रांसलेट किया उसको। उसके बाद जी हमने देखा और क्या इंपॉर्टेंट बात है, बस उसी को जिक्र करते हैं। तो एंड ऑफ इंग्लिश पीरियड जो है वो कैसे हुआ। तो एंग्लो सैक्सन किंग द whom Alfred the Great was the most prominent ruled 1066। इनके जो किंग हैं उन्होंने 1066 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, when Harold the last Saxon king was defeated at the battle of Hastings। ये सारा रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, रीकैप में भी पढ़ रहा हूँ, आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो बाय विलियम द कॉन्करर ऑफ नॉर्मैंडी, फ्रांस। तो इस डिफीट के बाद जो है नया एज स्टार्ट होता है जिसे हम मिडिल एज कहेंगे, यानी अब फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आ जाएगा इनकी लैंग्वेज के ऊपर। So Anglo-Saxon or English period in English literature therefore extended roughly from 670 जब लिटरेचर लिखना शुरू हुआ है, 410 में तो उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो 1100 आप रफली कह सकते हैं, या इस तरह बिल्कुल आप करना है तो 410 to 1066। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लास्ट स्लाइड है। तो हमने देखा कि इनकी लैंग्वेज जो है आर्यन इंडो यूरोपियन की ब्रांच है, संस्कृत, इरानियन, ग्रीक और लैटिन के साथ हमने इसको कंपेयर किया। बार टर्म में देखें तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो उसको कहते हैं 450 to 1100 वाली इंग्लिश को, मिडिल इंग्लिश जो 1100 से 1500, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 के बाद यानी रेनेसांस से मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो ये हमने एक रिव्यू किया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, के बारे में यही पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा है जी, हाँ जी उल्फत बता रही है। जी सर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। हाँ जी, उसके बाद हमने पढ़ी थी जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। एक सेकंड, इसको भी लगता है ढूंढना पड़ेगा बीच में से। अच्छा जी, आगे हमारा टॉपिक था सेकंड लास्ट वन गालिबन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री को लेते हुए हमने भी उसकी भी एक काफी हिस्ट्री जो है वो प्रोव की थी कि संस्कृत में इसका टेक्स्ट लिखा गया, और सबसे पहले जो टेक्स्ट थे वो वेदास थे, जो 4 किस्म के वेदास होते हैं, और ये वेदा उनकी होली बुक है, सीक्रेट बुक है, जिसके ऊपर पूरा हिंदुइज्म रिलीजन खड़ा है, द बुक ऑफ नॉलेज भी इसे कहते हैं। और ब्राह्मण्स हैं, उसके अलावा उपनिषद हैं, और टिपिटाका जो है, टिपिटाका जो वो सीक्रेट बुक है जिसके ऊपर बुद्धिस्ट रिलीजन खड़ा है, ये भी पुराने वर्क्स में आ जाता है। और हैरविक जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर का टेक्स्ट है पुराना, उसमें महाभारत और रामायण, और ये उनका क्लेम भी है कि ये मे भी सबसे पुरानी जो है वैपिक्स है। महाभारत वेसवाल ने लिखी थी और रामायण जो है वल्कीमी ने लिखी। क्लासिकल लिटरेचर का जब टाइम आता है तो हम देखते हैं कालिदासा जो है वो बहुत पुराने, शेक्सपियर है उनके पोइटिक ड्रामास लिखे, शकुंतला हमने कहा जी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। और जो है उसके बाद कॉलोनियल ईरा के अंदर जो स्टार्ट में राइटर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखा, और गीतांजलि भी इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1910 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और हमने पर देखा कि फर्स्ट बुक जो लिखी गई थी ट्रैवल ऑफ द दीन मोहम्मद 1794 में पब्लिश हुई, एक ट्रैवल लॉग था शेख दीन मोहम्मद ने पब्लिश करवाया इंग्लैंड में जाके। तो फिर हमने पढ़ा कि बेगम चंद्रा चैटर्जी, चंद्रा चैटर्जी तो थे राजमोहन वाइफ, ये पहला नॉवल है जो इंडिया में पब्लिश हुआ। और फीमेल नॉवेलिस्ट जो हैं तोरू दत्त, जिन्होंने बियानिका लिखा, द स्पेनिश और द यंग स्पेनिश मेडन, सब टाइटल ये सब नेम, ये 2 नाम है इसके, पहला नॉवल जो किसी फीमेल ने लिखा।
प्रोज वर्क में जो इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क, वैसे तो बहुत ज्यादा लिखा गया प्रोज वर्क, पॉलिटिकल इरा था, अपराइजिंग हो रही थी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की इंग्लिश जो रेजिम के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा लेटर, स्पीचेस, पम्फलेट लगातार पब्लिश हुए होंगे, प्रिंटिंग प्रेस भी ले आए थे अंग्रेज यहाँ पे। लेकिन गांधी की जो बुक है इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1910 में पब्लिश होता है। उसके अलावा किसारी मोहन गंगुली का महाभारत को उन्होंने ट्रांसलेट किया और वेस्ट को मुतारिफ करवाया। रविंद्रनाथ टैगोर का जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है। तो उसके बाद ट्रिनिटी जो इनकी होली ट्रिनिटी है, जो राइटर्स की ट्रिनिटी है, वो जो है 3 बड़े आथर जिन्होंने नॉवल लिखे, जिसमें राजा राव हैं, R.K. नारायण और मुल्क राज आनंद। राजा राव का कांतापुरा, केटन द शेक्सपियर, सर्पेंट एंड द रोप फेमस हैं, और नारायण का जो खास बात है कि ग्राहम ग्रीन के साथ दोस्ती थी और थॉमस हार्डी की तरह वेजेक्स की जगह मेलगदी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया। राज आनंद जो है वो लोअर क्लास पे लिखते हैं, देहातों के ऊपर उन्होंने नावल लिखे, अनटचेबल, कूली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, तो उनके मसाइल को सामने लेके आते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी आथर में हम देखते हैं सलमान रुश्दी बड़े फेमस आथर हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, स्टैनिक वर्सेस, शेम, द गोल्डन हाउस, शालीमार द क्लाउन वगैरह उनके फेमस वर्क्स हैं। और इनका जो है वो मैजिक रियलिज्म है इनके अंदर खास बात, और गैब्रियल गार्शिया मार्किस के साथ हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और नैनीताल सैगल हमारे पास आती हैं, रिच लाइकस जो है रिच कम्युनिटी है उसके ऊपर, एलीट क्लास के ऊपर इनको नावल लिखा, और इनका कंपैरिजन भी एक इंग्लिश ऑथर के साथ कर सकते हैं, वो भला कौन हो सकते हैं, थैकरे। ठीक है, थैकरे ने जो है ना, जो डिकन के कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ कर सकते हैं। अनीता देसाई की खास बात है कि माँ और बेटे यानी किरण देसाई उनकी डॉटर हैं, दोनों ने अवार्ड लिए और बड़े फेमस वर्क्स लिखे। फायर ऑन द माउंटेन एंड द विलेज बाय द सी, विलेज बाय द सी जो है मैंने बाय किया हुआ है, पढ़ा नहीं है अभी तक, वेरी सून आई विल रीड इट। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का वर्क है। विक्रम सेथ एक इंपॉर्टेंट नाम, द गोल्डन गेट, अ सूटेबल बॉय। विक्रम सेथ की खास बात, एक तो इनकी सूटेबल बॉय अभी बीबीसी ने इनको मूवी बनाई है इसके ऊपर, बड़ी अच्छी फिल्म है, देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, थोड़ी लेंथी है, 4-5 उसके एपिसोड्स हैं, 4-5 घंटे निकालने पड़ेंगे आपको। और इनको इंडिया की जेन ऑस्टन कहा जाता है इसलिए क्योंकि सारे नॉवेल्स का इनके थीम जो है वो लव एंड मैरिज, जैसे जेन ऑस्टन का था। और ये पोइट भी थे इनकी, और इनकी प्रोज पोइटिक प्रोज है, बहुत ज्यादा पोइट्री इन्वॉल्व करते हैं प्रोज के अंदर, और उर्दू पोइट्री का बहुत ज्यादा यूज करते हैं वहाँ के। अमिताभ घोष एक और राइटर है, द शैडो लाइन, द सर्कल शैडो लाइन, कलकत्ता क्रोमोसोम इनका एक वर्क है, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, द सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, ये आप देख सकते हैं। रोहिंटन मिस्त्री शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन अगर आप मिस कर रहे हो तो वो रोहिंटन मिस्त्री की है, और इनका जो नावल है नेट पे अगर बुक सर्च करेंगे ना बेस्ट नावल में इंडिया के, रोहिंटन मिस्त्री का जो वर्क आएगा वो आएगा अ फाइन बैलेंस, जो कि 1995 में पब्लिश होता है। शशि थरूर हमने एमफिल में पढ़ा था इनको, पॉलिटिशियन है, और ये जो इस वक्त पार्टी है उसके अगेंस्ट हैं, और इन्होंने क्या, द ग्रेट इंडियन नावल, इनके नावल भी वही है, द ग्रेट इंडियन नावल के नाम से नावल है। ड्रामे भी इन्होंने लिखे हैं, और विक्रम चंद्रा एक और नाम है, जिन्होंने जो है बस जिनकी लव एंड द लॉन्गिंग इन द बॉम्बे, रेड अर्थ एंड द पोरिंग रेन, अच्छे वर्क्स हैं इनके। थोड़े कहा जाता है कि जरा मसाला मिर्च मसाला अच्छा इन्होंने डाला वक्त के एतबार से अपने पैसे कमाने के लिए। सीक्रेट गेम्स को नेटफ्लिक्स ने चलाया भी है, अभी उसको भी आप देख सकते हैं, बड़ी रफ है। तो अरविंदा अदीगा बहुत अच्छी इनकी बुक है जी, द वाइट टाइगर मेरे पास मौजूद है, लास्ट जो नावल मैंने पढ़ा वो यही है, और मैंने बताया भी था ये मंडी में जो मेरे मियाँ वाली में स्टूडेंट हैं उनको खास तौर पे इनकी थोड़ी बहुत स्टोरी शायद बताई हो। खुशवंत सिंह उसके बाद हमारे पास आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर, पाकिस्तान में पैदा हुए, खास बात है जीसी लाहौर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, पार्टीशन एक्सपीरियंस किया और ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी, दिल्ली लिखा, ट्रेन टू पाकिस्तान भी मैंने पढ़ा, दिल्ली भी पढ़ा है, और ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस ये भी मैंने बुक पढ़ी है। और इसी बुक से मुझे पता चला कि हडाली में इनके क्या एक्सपीरियंस थे, उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे लिखा, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और लास्ट जो है बट नॉट लीस्ट, अरुंधति रॉय हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा, 8-10 साल पहले लिखा था, वो भी 10 साल की मेहनत से लिखा था, और फिर अगली बुक जो है वो भी 10-15 साल में, या मे बी 20 ईयर हो गया है।
केरला से बिलोंग करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस, लास्ट इनको सिर्फ 2 नॉवल लिखी। तो ये हमारे पास आता है इंडियन लिटरेचर। चलिए इसके बाद बच्चे क्या था? सर मॉर्फोलॉजी पे लास्ट लेक्चर था। अच्छा जी, हम आ गए हैं बिल्कुल अब लास्ट लेक्चर की तरफ। आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो बोर ना हो, बस लास्ट लेक्चर तो यकीनन आप इसे रिपीट वैसे भी सुनना चाहेंगे। ये आ गया इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी। तो 8 मिनट हमारे पास आ रहे हैं पर टाइम, तो इसी में इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मॉर्फोलॉजी क्या है हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा है जी। मॉर्फ मीन शेप कहते हैं ग्रीक में, लोगोस मीन स्टडी, तो शेप की स्टडी यानी वर्ड की शेप की स्टडी, इसकी फॉर्म की स्टडी, यानी ग्रामर ऑफ द वर्ड, यानी कैसे वर्ड्स बनते हैं, इनके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे फॉर्म होते हैं। मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। जैसे हम अनकाइंडनेस एक वर्ड के तौर पे देखते हैं, ये वर्ड एक है लेकिन इसके अंदर छोटे पार्ट्स हम कर सकते हैं, जैसे अनकाइंड और नेस। एक जो ऐसा दरमियान में है, कुछ पहले लगा हुआ है, एक बाद में लगे हुए एक पार्ट, तो एक प्रीफिक्स है, एक सफिक्स है और एक रूट है, ये स्टेम है दरमियान के अंदर। तो हमने देखा कि एक वर्ड को ब्रेक करेंगे तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल पार्ट होने चाहिए जब हम ब्रेक करें, तो क्योंकि इससे नीचे हम ब्रेक करेंगे तो वो साउंड सिस्टम में हम चले जाएंगे, फोनोलॉजी के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है इसको कहते हैं मॉर्फीम, ठीक है। तो ये मॉर्फीम जो है, जैसे वॉक्ड में आप देखते हैं वॉक प्लस ईडी है तो वॉक्ड है, 2 इसके अंदर मॉर्फीम हो गए। और एग्जांपल में हमने देखा टॉक के साथ एक्स है, टॉकर, टॉक, टॉकिंग, ये कल हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। रीओपन में हम देखते हैं 3 मॉर्फीम है, री, ओपन और रीडी। तो प्रीफिक्स, सफिक्स और सेम के साथ आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि टाइप्स भी है मॉर्फीम की, यकीनन फ्री मॉर्फीम होते हैं और बाउंड मॉर्फीम। फ्री वो होते हैं जो अपने आप स्टैंड कर सकते हैं, अलग वर्ड के तौर पे लिखे जा सकते हैं, और बाउंड वो जो अलहदा से स्टैंड नहीं कर सकते, उन्हें अपने आप को दिखाने के लिए या अपना वजूद बरकरार रखने के लिए दूसरे मॉर्फीम की जरूरत होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन। जो फ्री मॉर्फीम है, जो अपने आप अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, वो उनकी भी टाइप्स हैं। तो उनमें लेक्सिकल मॉर्फीम्स आ जाएंगे, ठीक है, वो वर्ड जिनके इनहेरेंट मीनिंग होते हैं, और फंक्शनल मॉर्फीम आ जाएंगे जो अलग तो हो सकते हैं लेकिन उनके इनहेरेंट मीनिंग नहीं होते, बल्कि उनको मीनिंग देने के लिए फिर दूसरे ग्रुप में जगह बनानी होती है सेंटेंस के अंदर, जैसे जैसे कि प्रपोजिशंस हैं, जैसे कंजक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको अपने आप इनकी कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे फ्री मॉर्फीम की टाइप्स। इनमें से एक को हम ओपन क्लास कहते हैं, एक को हम क्लोज क्लास ऑफ द वर्ड्स भी कहते हैं। तो जो बाउंड मॉर्फीम है वो क्या है जी, जिन्हें दूसरों की जरूरत होती है अपना आप एग्जिस्ट करने के लिए। इनको ये एफिक्सिस जो है ना सारी, जिनकी 2 टाइप होती हैं एफिक्सिस की, जो कि बाउंड मॉर्फीम्स हैं, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। वैसे एक और टर्म भी होती है, लास्ट हमने मेंशन नहीं की थी, उसे कहते हैं इनफिक्स। तो ये मेरा एक आज का सवाल रहेगा, इनफिक्स अगर कोई जानता है तो इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकते, जैसे आप देख लें अनकंफर्टेबल, ठीक है, इरेगुलर, डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी 3 तो हैं, कॉन्फिडेंटली, डिसरिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो ये अलग से मतलब स्टैंड नहीं कर सकते। और कल जो एक बच्चे कह रहे थे ना, कंफर्ट को भी हम तोड़ सकते हैं, और कंप्यूटर में बाद में मैं उस पर सोचता रहा, एक्चुअली नहीं, इसको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। कंफर्ट एक अलग वर्ड है, एक मॉर्फीम है, इससे नीचे कम और फर्ट जो है ये साउंड सिस्टम है, ठीक है। और जो कंप्यूटर में कम है वो कंप्यूट से कंप्यूटर बना है, तो इस वजह से वो आपको जो सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था। तो इसी तरह जैसे हम रेगुलर को तोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। रेगुलर में 3 हैं लेकिन वो साउंड्स हैं, वो मॉर्फीम नहीं है। तो मॉर्फीम वर्ड का असल में इंग्लिश वर्ड को ना हम इतनी जल्दी नहीं हम रिकॉग्नाइज आप कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ उनकी बाउंड्रीज हैं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डिवाइस करनी। तो बाउंड स्टेम्स भी होते हैं, हमने ये देखा। ये चंद अलग एग्जाम्पल है, हम इनको वहां क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंड स्टेम रिड्यूस में ड्यूस अलग है, ये बात हमें पढ़ के सीखनी होगी, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हम खुद से नहीं इसको आईडी लगा सकते कि
रिड्यूस अगर अलग हो रहा है तो वो भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम चूंकि नेटिव स्पीकर नहीं है इसलिए ये बात हमें हमारे पल्ले पढ़ने में थोड़ी टाइम लगेगा। तो रिड्यूस हो या सीव जो है ना, ये दोनों ही बाउंड मॉर्फीम है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे होके स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। बाउंड स्टेम्स भी होती हैं समटाइम। फ्री मॉर्फीम, लेक्सिकल और फंक्शनल, थोड़ी डेफिनेशन पहले भी हमने कर दी थी। और इनको ओपन क्लास क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नए वर्ड बनते रहते हैं। लेक्सिकल जो होते हैं ना, लेक्सिकल वो एक्सप्रेशन होता है जो अपने अंदर ही मीनिंग रखते हैं, ठीक है। बॉय जैसे है, इसको डिक्शनरी में आप देख सकते हैं, इसका मतलब है, टेबल का एक मतलब है, बुक का एक मतलब है। लेकिन एट का क्या मतलब है, दा का क्या मतलब है, इसको डिफाइन करना पड़ता है दूसरे वर्ड्स के साथ। ये जब तक किसी के साथ ना आए उन्हीं को इन्होंने क्वालिफाई करना होता है ना, खुद के अंदर तो इतनी इनहेरेंटली मीनिंग नहीं होती। तो फंक्शनल वर्ड इनको कहते हैं, और ये क्लोज क्लास ऑफ द वर्ड है क्योंकि ये नए नहीं बनते, ठीक है। ये फिक्स प्रॉपर्टी होती है लैंग्वेज की, और वो वहाँ पे नए जबानों से अल्फाज लिए जाते हैं, इसलिए ओपन क्लास ऑफ द वर्ड और क्लोज, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं जिन्हें हमने फिक्सेस कहा था, वो भी दो तरह के हो सकते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल्स कौन से होते हैं, जो जैसे कि एस का इस्तेमाल है, पोजेसिव में आते हैं, प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि ईडी है, पास्ट टेंस बनाता है, ईएसटी है, जैसे डिग्रीज के साथ आता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये इनको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और डेरिवेशनल मॉर्फीम में? फिर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स नेवर चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, ठीक है। जो इन्फ्लेक्शनल है वो कैटेगरी नहीं बदलते, मतलब ओल्ड से आपने ओल्डर या ओल्डेस्ट बनाया, ER और EST लगाया, लेकिन इससे कैटेगरी ऑफ द वर्ड यानी चेंज नहीं हुई, वो एडजेक्टिव ही रहा, ठीक है। While derivational morphemes can change the grammatical category, जैसे teach और ER आपने लगाया तो टीचर बन गया। तो जब कोई इन्फ्लेक्शन या डेरिवेशन, इसका तय करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक शक्ल वाले भी हो सकते हैं, जब वो कैटेगरी चेंज करेगा तो वो समझ लें डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन डिराइव्ड करना है, यानी डेरिवेट कर देना, यानी कैटेगरी को चेंज करना। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम में देख लिया था, कट्टा बाउंड है, फ्री है तो फिक्सेस हैं, तो ओपन क्लास है तो क्लोज है, डेरिवेशन है तो फ्लेक्शनल है। उसके बाद हम पहुंचे थे एलोमॉर्फ के ऊपर। एलोमॉर्फ जो है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ मॉर्फीम, लिटिल वेरिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन होती है किसी भी मॉर्फीम की, एक ही मॉर्फीम की। अब एस प्लूरल मार्कल तो एक ही लगेगा, कैट के साथ आया तो कैट एस लगा के उसने बनाया, और ये एक इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम है। लेकिन डॉग्स के साथ आया तो हमने जा साउंड प्रोड्यूस किया, कैट्स के साथ आया तो हमने सा साउंड प्रोड्यूस किया, और बसेस में हमने इजा एंड पे प्रोड्यूस किया, जबकि वो है एक ही है कि वो प्लूरल बना रहा है बस। तो तीन उसकी वेरिएशन है। तो इस फैमिली को, जब किसी मॉर्फीम की पूरी फैमिली हो और भी खानदान हो उसका पूरा, लेकिन मतलब एक ही दे, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं जस्ट वो, यानी लिटिल वेरिएशन के साथ, इसको हम कहते हैं एलोमॉर्फ, अगर लास्ट टाइम आपको समझ में आई थी तो। उसके बाद हमने देखा था जीरो एलोमॉर्फ भी हो सकता है, कि जब वो आई ना, जैसे शीप हमने वर्ड देखा, ठीक। तो शीप का प्लूरल भी शीप है, कोई उसके मार्कर नहीं आया प्लूरल का, इसका मतलब है वो है तो सही उसके, जैसे मैन और मेन है, यानी मैन में तो ठीक है एक हो गया, मैन क्या है, मैन, मैन का असल में मतलब होता है मैन प्लस समथिंग, यानी मैन प्लस मैन, वो ये कहना चाह रहा है, यानी ज्यादा लोग हैं। तो दूसरा हमें नजर नहीं आ रहा, तो जो नजर नहीं आता लेकिन एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं जीरो मार्क, या जीरो एरो मार्क। उसकी कैटेगरी तो मौजूद है लेकिन वो सामने नहीं आता, इसे क्रॉस कर देते हैं जैसे हम लिखते हैं। और उसके बाद हमने क्या इसमें देखा था, हाँ एलोमॉर्फ भी आपको समझा दी। फिर एक क्वेश्चन की हमने बात की थी कि बिल्कुल इसी तरह जैसे पास्ट का है, गो का वेंट है, यानी गो प्लस ईडी,